Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है डीएनए बेस्ड टिश्यू टाइपिंग का। ये पार्ट 4 है और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ एमएचसी। कंटिन्यूएशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी बेसिक चीज़ें इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ ली थी। ये पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो इसे समझने में, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया जा चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वो वीडियो भी देखें, उसके बाद में ये लेक्चर देखें। स्क्रीनिंग। Successful organ transplant depends on minimal reaction of the recipient immune system। अगर सक्सेसफुल ऑर्गेन ट्रांसप्लांट होता है तो सक्सेसफुल होने के लिए ये डिपेंड करता है मिनिमल रिएक्शन पे। मिनिमल रिएक्शन किसके बीच में? ऑफ द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम। जो रेसिपिएंट है जिसमें ऑर्गेन का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, उस पे डिपेंड करता है सक्सेसफुल ऑर्गेन ट्रांसप्लांट। और साथ ही एंटीजन ऑफ द डोनर ऑर्गेन, और जो डोनर ऑर्गेन है उसका एंटीजन क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा ऑर्गेन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा या नहीं। नॉर्मल सीरा डू नॉट हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट ह्यूमन एंटीजन। जो नॉर्मल सीरा होता है उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, ह्यूमन एंटीजेंस के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, और इसको बताया जाता है एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़ और एलो एंटीबॉडीज़। The chance of a successful transplant is improved by defining the specificity of the alloantibodies and selecting a suitable organ that does not have HLA antigen corresponding to the antibodies in the patient's sera। सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के जो चांस होते हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय डिफाइनिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एलो एंटीबॉडीज़। जो एलो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करके और एक किसी सुटेबल ऑर्गेन का सिलेक्शन करके, ऐसा ऑर्गेन दैट डज नॉट हैव HLA एंटीजन, जिसके पास में HLA एंटीजन नहीं है, इनका सिलेक्शन करके सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। Humoral sensitization and the identity of alloantibodies present in the recipient serum are determined in a modified version of the CDC assay using the patient's serum as a source of antibodies and reference lymphocyte of known HLA type prevalent in the general population। Humoral sensitization and आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलो एंटीबॉडीज़ जो कि रेसिपिएंट के सीरम में प्रेजेंट होती हैं, इनको डिटरमाइन करने के लिए CDC एसे का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया जाता है। इसमें क्या जाता है, पेशेंट के सीरम को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ पेशेंट के सीरम से ली जाती हैं एंड रेफरेंस लिम्फोसाइट्स ऑफ नोन HLA टाइप्स प्रीवैलेंट इन द जनरल पॉपुलेशन। जो रेफरेंस लिम्फोसाइट्स होती हैं वो नॉन HLA टाइप की होती हैं और प्रीवैलेंट होती हैं जनरल पॉपुलेशन में। स्क्रीनिंग ऑफ द सीरा विद माइक्रो पार्टिकल्स या बीड्स। माइक्रो पार्टिकल्स या बीड्स की मदद से सीरा की स्क्रीनिंग की जाती है। is performed in laboratories with flow cytometry capabilities। और फ्लो साइटोमेट्री की मदद से लेबोरेटरीज में इसको परफॉर्म किया जाता है। फॉर दिस मेथड
microparticles are attached to pools of antigens derived from cell lines of defined HLA type. इस मेथड के लिए जो माइक्रोपार्टिकल्स एंटीजेंस के पूल्स से अटैच्ड होते हैं, जिनको कि सेल लाइंस से डिफाइन किया जाता है, और ऐसी सेल लाइंस जिनमें कि डिफाइंड HLA टाइप होता है, वहाँ से इनको डिराइव करके माइक्रोपार्टिकल्स को पूल से माइक्रोपार्टिकल्स अटैच किए जाते हैं एंटीजन के पूल से। फिर क्या होता है, The microparticles are exposed to test serum. माइक्रोपार्टिकल्स को टेस्ट सीरम से एक्सपोज किया जाता है। And those beads carrying antigens that are recognized by antibodies, ऐसे टेस्ट सीरम जो ऐसे माइक्रोपार्टिकल्स जो कि टेस्ट सीरम से डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं, और ऐसी बीड्स जो कि एंटीजेंस को कैरी करती हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो कि टेस्ट सीरम में प्रेजेंट होती हैं विल बाइंड टू दोज एंटीबॉडीज़। ये एंटीजेंस जो होते हैं बीड्स वाले, ये उन एंटीबॉडीज़ से बाइंड कर जाते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ अनबाउंड एंटीबॉडीज़, वॉश किया जाता है, वॉश में अनबाउंड एंटीबॉडीज़ रिमूव हो जाते हैं। इनके रिमूवल के बाद में अ फ्लोरिसेंटली लेबल्ड सेकेंडरी रिपोर्टेड एंटीबॉडीज़ अप्लाई, एक ऐसी एंटीबॉडी को अप्लाई किया जाता है जो फ्लोरिसेंटली लेबल्ड होती है। फ्लोरिसेंटली लेबल्ड होने का मतलब है कि वो फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप से देखने पे फ्लोरिसेंस देगी, उसमें एक किसी भी पर्टिकुलर लाइट की चमक देखने को मिल सकती है। अब होता क्या है, एंड द एंटीबॉडी बाउंड बीड्स आर डिटेक्टेड बाय फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा जो बीड्स एंटीबॉडी से बाउंड होती हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है। The advantages of this method over the CDC test are that the reaction is performed in a single tube. इसका एडवांटेज ये है कि इस रिएक्शन को सिंगल ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है, and there is less subjectivity in the interpretation of results. रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए सब्जेक्टिविटी यहाँ पे बहुत कम होती है। फिगर में दिखाया गया है डिटेक्शन ऑफ सीरम एंटीबॉडीज यूजिंग बीड एरेज। इन दिस इलिस्ट्रेशन सेपरेट preparation of beads are conjugated to two different known antigens। अलग अलग सेपरेट प्रिपरेशंस ली गई हैं बीड्स की, और उनको दो डिफरेंट नोन एंटीजेंस से कॉन्जुगेट कराया गया है। The patient serum tested contains an antibody to the antigen on the beads in A but not the antigen on the beads in B। जो पेशेंट का सीरम है जिसको टेस्ट किया गया है, उसमें एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। ए वाली बीड्स में देख सकते हैं एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं, ये यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है, लेकिन एंटीजन बीड्स पे बी वाले में बीड्स पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे इसके बाइंडिंग के लिए कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है और ये बाइंड नहीं कर पाते हैं। A secondary antibody targeting to bound serum antibody generates a fluorescent signal। एक सेकेंडरी एंटीबॉडी लगाई जाती है इसके बाद में, ये देखिएगा ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं। अब पहले वाले में सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बाइंड कर पा रही हैं। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं, इनको फ्लो साइटोमेट्री से डिटेक्ट कर लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब वॉशिंग की गई है, वॉशिंग के बाद में जो भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो सारी रिमूव हो गई हैं, सिर्फ बाउंड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। तो जो पहला वाला है
उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी दोनों ही बाउंड हैं, लेकिन दूसरे वाले में कोई भी एंटीबॉडी बाइंड नहीं हुई है, इसीलिए ये एंटीजन ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। If a matching antibody is not present in the test serum as in B, no antibody will be bound। यहाँ पे कोई भी मैचिंग एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो देख सकते हैं कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड नहीं किया है, और कोई भी बाइंडिंग ना होने से कोई भी आपको जो फ्लो साइटोमेट्री करेंगे टेस्ट आप, उसमें आपको कोई भी डिटेक्शन नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे क्रॉस मैचिंग की। The CDC test is also used for cross matching potential organ donors and recipient। जो CDC टेस्ट है इसको क्रॉस मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है पोटेंशियल ऑर्गन डोनर एंड रेसिपिएंट्स के लिए। For cross matching, recipient serum is the source of antibodies tested against donor lymphocyte। क्रॉस मैचिंग के लिए जो रेसिपिएंट सीरम होता है वो एंटीबॉडीज़ का सोर्स होता है, और ऐसी एंटीबॉडीज़ जिनको कि डोनर लिम्फोसाइट्स के अगेंस्ट टेस्ट किया जाता है। If the recipient serum kills the donor lymphocyte, अगर recipient serum donor lymphocyte को किल कर देता है, so it is a positive cross match and contra indication for using the cross matched donor। ये पॉजिटिव क्रॉस मैच होता है और कंट्रा इंडिकेशन होता है क्रॉस मैच डोनर की यूज़ के लिए। Alternative methods also include enzyme-linked immunosorbent assay। कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी होते हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे को भी इंक्लूड करते हैं यूजिंग सोल्यूबिलाइज्ड HLA एंटीजन, और इसमें सोल्यूबिलाइज्ड HLA एंटीजन का यूज़ किया जाता है। ELISA can be used to monitor the change in antibody production। एलाइजा का यूज़ किया जाता है ताकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में चेंज को मॉनिटर किया जा सके ओवर टाइम। समय के साथ में एंटीबॉडी प्रोडक्शन में क्या चेंज हो रहा है इसको मॉनिटर किया जा सके, और ह्यूमरल सेंसिटाइजेशन डेवलपिंग आफ्टर द ट्रांसप्लांट, या फिर जो ह्यूमरल सेंसिटाइजेशन है ट्रांसप्लांट के बाद में जो डेवलप हो रहा है उसको मॉनिटर किया जा सके। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं क्रॉस मैच बाई सीडीसी के द्वारा क्रॉस मैच दिखाया गया है। इन दिस एसे द रेसिपिएंट सीरम इज द सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज। जो रेसिपिएंट सीरम होता है वो एंटीबॉडीज का सोर्स होता है टू टाइप लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पोटेंशियल ऑर्गन डोनर, ताकि पोटेंशियल ऑर्गन डोनर से लिम्फोसाइट्स को टाइप किया जा सके। आप ये देख सकते हैं ये लिम्फोसाइट्स हैं फ्रॉम ऑर्गन डोनर ऑफ नोन HLA टाइप। जो ऑर्गन डोनर है उसका HLA टाइप नोन है। अब यहाँ पे रेसिपिएंट सीरम को ऐड किया जाता है दोनों में ही। यहाँ पे देखिए एंटीजन का ये टाइप है, यहाँ पे एंटीजन को ट्रायंगल से दिखाया गया है, यहाँ पे इस तरीके से स्फेरिकल में दिखाया गया है। अब होता क्या है जब कॉम्प्लीमेंट आता है, अगर इसकी बाइंडिंग होती है तो ये जो रेसिपिएंट सीरम के एंटीबॉडीज़ हैं ये आकर इससे बाइंड कर जाते हैं, और अगर बाइंडिंग हो जाती है तो पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलती है, और पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब होता है सेल डेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंटीबॉडीज़ आए हैं लेकिन इससे बाइंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये इसके टाइप का है ही नहीं एंटीजन। जब बाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो कोई कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन नहीं होगी, और कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे एंटीबॉडी के लिए निगेटिव रिएक्शन हो जाएगी,
और निगेटिव रिएक्शन होने की वजह से सेल की डेथ नहीं होगी। The antibodies in the recipient serum can be identified if the HLA type of the lymphocyte is known. अगर लिम्फोसाइट का HLA टाइप नोन है तो रेसिपिएंट सीरम के एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड ल्यूकोसाइट कल्चर। T lymphocytes are primarily responsible for cell-mediated organ rejection. T lymphocytes mainly responsible होती हैं जो cell-mediated organ rejection होता है उसके लिए। The mixed leukocyte culture, जिसको कि MLC बोलते हैं, is an in vitro method. जो mixed leukocyte culture है ये एक in vitro method है। in vitro का मतलब है कि इसको सेल से बाहर परफॉर्म किया जाता है। यूज्ड टू डिटरमाइन टी सेल्स क्रॉस रिएक्टिविटी। इस मेथड का यूज किया जाता है टी सेल की क्रॉस रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए। और टी सेल की क्रॉस रिएक्टिविटी होती कहाँ है? बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट। डोनर और रेसिपिएंट के बीच में टी सेल की क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। उसको डिटरमाइन करने के लिए मिक्स्ड ल्यूकोसाइट कल्चर का यूज किया जाता है। The mixed leukocyte culture ऐसे measures growth of the lymphocytes activated by cross reactivity। जो मिक्स्ड ल्यूकोसाइट कल्चर ऐसे होता है ये लिम्फोसाइट्स की ग्रोथ को मेजर करता है एक्टिवेटेड बाय क्रॉस रिएक्टिविटी, जो कि क्रॉस रिएक्टिविटी के द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं एज एन इंडिकेशन ऑफ डोनर और रेसिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि मैचिंग ना हो जाना। तो अगर जो मेजर किया जाता है ग्रोथ का, लिम्फोसाइट की ग्रोथ का, ये क्रॉस रिएक्टिविटी के द्वारा एक्टिवेटेड होता है तो ये एक इंडिकेशन होता है डोनर या रेसिपिएंट की इनकम्पैटिबिलिटी का। मिक्स्ड ल्यूकोसाइट कल्चर कैन ऑल्सो टेस्ट फॉर सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी एंड साइटोकाइन प्रोडक्शन। जो मिक्स्ड ल्यूकोसाइट कल्चर है इसको सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है और साइटोकाइन प्रोडक्शन के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है। बाई आइदर द डोनर और रेसिपिएंट लिम्फोसाइट। अब ये जो मिक्स्ड ल्यूकोसाइट कल्चर है इसको सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी एंड साइटोकाइन प्रोडक्शन के लिए टेस्ट करने के लिए या तो डोनर या फिर रेसिपिएंट के लिम्फोसाइट्स का यूज किया जा सकता है। So it can be used to predict GVDH as well as recipient mediated transplant rejection। इसका यूज किया जा सकता है GVDH को प्रेडिक्ट करने के लिए और इसके साथ ही रेसिपिएंट मीडिएटेड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को भी प्रेडिक्ट करने के लिए। अब आता है प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। The protein product of the HLA gene can be distinguished by mobility difference। जो प्रोटीन प्रोडक्ट होता है HLA जीन का इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है मोबिलिटी डिफरेंस के द्वारा। अब मोबिलिटी डिफरेंस किस में होता है? इन वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। दो मेथड्स होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, एक होता है वन डायमेंशनल और एक होता है टू डायमेंशनल। जो वन डायमेंशनल होता है उसको जेल आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग बोला जाता है और जो टू डायमेंशनल होता है उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। These typing methods have also been applied to forensic identification। ये जो टाइपिंग मेथड्स हैं
इनको फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी अप्लाई किया जाता है। Protein methods are limited by the demands of the methodology and the ability to distinguish only those proteins that have different net charges। जो प्रोटीन मेथड्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं क्योंकि इनकी मेथडोलॉजी की जो डिमांड होती है वो डिमांड लिमिटेड होती है और जो एबिलिटी होती है इनकी प्रोटीन्स को डिस्टिंग्विश करने की जिन पे डिफरेंट नेट चार्ज होता है, ये एबिलिटी भी इनकी एक लिमिटेड एबिलिटी होती है। विद द एडवेंट ऑफ प्रोटियोमिक्स के एडवेंट के साथ में the use of protein markers to evaluate tissue and organ transplantation में return। जब से प्रोटियोमिक्स का एडवेंट हुआ है तो प्रोटीन मार्कर्स का यूज़ किया जा सकता है टिश्यूज़ को इवेल्युएट करने के लिए और ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन भी इससे रिटर्न किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोमिक्स। ये होता है प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी एकेडमी की वेबसाइट ITLS एकेडमी को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारी एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फॉर एनी हेल्प और एनी क्वेरी feel free to contact on our helpline number 7080833450। आप अपनी क्वेरीज को या डाउट्स को हमारी एकेडमी की वेबसाइट पर भी ड्रॉप कर सकते हैं www.itlsacademy.com पर। इसके अलावा आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद ITLS Academy and thank you for watching this session.